फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन भी कल आपको मैंने लिखवा दी थी कि एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम अपॉन विच प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिपेंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। एक एटम हो या एटम का ग्रुप जिस पर कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। या हम कहते हैं रिएक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जो मॉलिक्यूल का रिएक्टिव पार्ट होता है उस रिएक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या छोटा सा एटम या एटम का ग्रुप भी हो सकता है। मगर जो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो डिपेंड करती हैं उसी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं अल्काइल ग्रुप के ऊपर। ये हमने कल पढ़ लिया था। और कल कुछ फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े भी थे, पढ़े थे कुछ। अच्छा, डेफिनेशन कल पढ़ी थी हमने और आगे कुछ नहीं पढ़ा हमने। तो आज हम आगे पढ़ लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, उनके जनरल फार्मूला वगैरह पढ़ लेंगे और उनकी एग्जाम्पल भी। तो डेफिनेशन बेटा कल लिख ली थी, इसलिए जरूरत नहीं है दोबारा लिखने की डेफिनेशन। अब देखो इसके अंदर चार्ट बना लेते हैं। वो है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास, क्लास का मतलब है अल्केन, अल्काइन, अल्कीन, इस तरह क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसका फंक्शनल ग्रुप। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला, और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल। अच्छा, अब देखो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले आता है अल्केन। बेटा सबसे पहले जो आता है वो आता है अल्केन, आता है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अल्केन का कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। देखो अल्केन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता अल्केन का। और अल्केन का जनरल जो फार्मूला है वो होता है RH या CnH2n+2। बेटा ये इनका जनरल फार्मूला है, CnH2n+2 का मतलब जितने कार्बन है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 इसके अंदर ऐड कर दो, 2 इसके अंदर प्लस कर दो, उतनी हाइड्रोजन होंगी इसके अंदर। तो ये फार्मूला याद कर लो, RH या CnH2n+2। अच्छा, एग्जाम्पल इसकी देखो, CH3 बेटा ये है इथेन। इथेन भी है, मीथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है, पेंटेन भी है। ज्यादा एग्जाम्पल तो हम नहीं लिख सकते, एक ही एग्जाम्पल लिखिए इसकी अल्केन की, वो कौन सी है, इथेन। अच्छा, अब आते हैं हम अल्कीन फैमिली। अच्छा, अल्कीन को ओलिफिन भी कहा जाता है। बेटा इनका जो ओल्ड नाम है, देखो अल्कीन का जो ओल्ड नाम है वो ओलिफिन है। ओलिफिन का मतलब है ऑयल फार्मिंग, ऑयल फार्मिंग कंपाउंड है ये। ये जो अल्कीन्स हैं ये ऑयल फार्मिंग कंपाउंड्स बनाते हैं। जब अल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं ना हम हेलोजन के साथ, अल्कीन को रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाते हैं, ये ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। इसलिए इनका जो पुराना नाम है वो ओलिफिन है। देखो अल्कीन और दूसरा नाम क्या है इनका, ओलिफिन। फंक्शनल ग्रुप इनका होता है डबल बॉन्ड। बेटा ये इनका फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है ये इनका क्या है,
फंक्शनल ग्रुप है। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। बेटा जनरल फार्मूला क्या है इनका? CnH2n। मतलब जितने कार्बन होंगे और जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उनसे डबल होंगी। देखो जितने कार्बन हाइड्रोजन इनसे क्या होती है? डबल होती है। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है वो है इथीन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और C2H4। बेटा इसकी एग्जांपल है इथीन। अच्छा, अब आते हैं अल्काइन। और पता है अल्काइन का जनरल नाम क्या है? एसिटाइलिन। हालांकि एसिटाइलिन वही एक कंपाउंड को हम कहते हैं, इथाइन को बोलते हैं हम, मगर इनका पुराना जो नाम है, हो सकता है कि शुरुआत में वही कंपाउंड दरियाफ्त हुआ हो एसिटाइलिन, जिसको हम इथाइन बोलते हैं अभी। तो इसलिए इसका नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? एसिटाइलिन, अल्काइन का नाम। अल्काइन का पुराना नाम बेटा एसिटाइलिन है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि आपको बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड भी क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप है। जनरल फार्मूला इनका होता है CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2, मतलब जितने कार्बन है इनको दो से मल्टीप्लाई कर दो और दो में से आप माइनस कर दोगे, उतनी हाइड्रोजन होगी। और इसका जो पहला मेंबर है वो है इथाइन। क्या है बेटा? इथाइन। इसको भी हम एसिटाइलिन बोलते हैं जनरली। अच्छा, उसके बाद है अल्काइल हेलाइड। बेटा अल्काइल हेलाइड या हेलो अल्केन, आईपिक नेम इनका हेलो अल्केन है। बेटा अल्काइल हेलाइड या हेलो अल्केन। और इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एक्स। एक्स, और एक्स किसको शो करता है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो को। बेटा जो एक्स है वो शो किसको करता है? एक्स को हम वैसे कहते हैं हम हेलो। क्या पढ़ते हैं? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और क्या होता है दूसरा? आयोडो। अच्छा, जनरल फार्मूला इनका होता है RX। ठीक है बेटा, जनरल इनका फार्मूला होता है RX या CnH2n+1X। ठीक है, CnH2n+1 अल्काइल ग्रुप का फार्मूला है और उसके साथ क्या लगा होगा? एक्स का मतलब हेलोजन। अच्छा, अब देखो इसकी एग्जांपल है CH3Cl, मिथाइल मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। इस तरह फिर इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, आयोडोइथेन, इस तरह। अब आते हैं अल्कोहल। बेटा अल्कोहल या इसको पढ़ते हैं हम अल्केनोल। देखो अल्कोहल या क्या पढ़ते हैं इसको हम? अल्केनोल। ठीक है, ये इनका आईपिक नेम है और फंक्शनल ग्रुप इसका है OH, हाइड्रोक्सी। बेटा ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, OH ग्रुप, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, जनरल फार्मूला इनका होता है ROH या
CnH2n प्लस 1 OH, ठीक है, CnH2n प्लस 1, या इनको इस तरह भी लिख सकते हैं CnH2n प्लस 2O। बेटा इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब है आप उनका फार्मूला ROH भी लिख सकते हैं, CnH2n प्लस 1 OH भी लिख सकते हो, या CnH2n प्लस 2O। बेटा ये भी होता है ओके। अब इसकी देखो एग्जांपल है CH3 CH2 OH, मिथाइल अल्कोहल लिखो, इथाइल अल्कोहल लिखो, जो भी लिखो। तो बेटा इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। पेज को चेंज करते हैं। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास, उसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उसका जनरल फार्मूला, और फिर उसकी एग्जांपल। अब हम आते हैं फिनोल पे। बेटा फिनोल, अच्छा इसका भी फंक्शनल वही है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप ओपन चेन पे लग जाता है तो अल्कोहल हो जाता है। बेटा अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप ओपन चेन पे लगा तो अल्कोहल। अगर यही हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर लग जाता है, एरोमेटिक के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है, तो उसको क्या पढ़ते हैं, फिनोल। ठीक है, इसका फार्मूला वही हो जाएगा C6H5OH। बेटा C6H5OH, मतलब बेंजीन रिंग में से ऐसे निकाल कर अपनी जगह OH लगा दिया। एग्जाम्पल इसकी यही है, फिनोल है। फिनोल के फिर आपको पता है टाइप है, मोनोहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक है, ठीक है बेटा, ये इसकी एग्जांपल है फिनोल की। बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा फिनोल के बाद आता है ईथर। बेटा देखो फिनोल के बाद आता है ईथर। अच्छा ईथर इस तरह होता है, OR। बेटा ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OR है। इसको हम कहते हैं अल्काक्सी ग्रुप। OR अल्काक्सी ग्रुप, जनरली इसको हम लिखते हैं ROR। बेटा ROR, ऑक्सीजन होगी और ऑक्सीजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है। ऑक्सीजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप क्या है, बॉन्डेड है दोनों साइड पर। या इसको हम लिख सकते हैं CnH2n प्लस 2O। अब देखो एक चीज और बता दो आपको, ये अल्कोहल का फार्मूला भी है, ठीक है, अल्कोहल का फार्मूला भी यही होता है, CnH2n प्लस 2O। तो अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से। आगे हम पढ़ाऊंगा ना आपको, इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आइसोमेरिज्म आएगा। तो आइसोमेरिज्म के अंदर आप पढ़ेंगे कि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बनाते हैं। इसलिए दोनों के जनरल फार्मूले याद कर लो, CnH2n प्लस 2O या ROR। अच्छा अब देखो इसकी एग्जांपल है CH3OCH3 ROR। ये R है, उसके बाद O है, फिर दोबारा क्या है, R। बेटा इसका नाम है मीथॉक्सीमीथेन। मीथॉक्सीमीथेन का ये इनका है
आइपिक नेम, डाई मिथाइल ईथर कॉमन नेम, डाई मिथाइल ईथर। और ईथर को हम कह सकते हैं अल्काक्सी अल्केन। बेटा ईथर का जो दूसरा नाम है वो है अल्काक्सी अल्केन। क्या नाम है? ईथर का दूसरा नाम क्या है? अल्काक्सी अल्केन है। इसलिए देखो मीथाक्सी मीथेन इसका आइपिक नेम हो गया। अब आते हैं अल्डिहाइड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, या इसको CHO करके भी लिखा जाता है। बेटा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक्सेप्ट हाइड्रोजन या CHO, कार्बोनाइल ग्रुप है ये। क्या ग्रुप है? कार्बोनाइल ग्रुप। अगर पंजाब की बुक में इसके लिए लिखा हुआ कि ये फार्माइल, वैसे इसको फार्माइल भी पढ़ते हैं ना, मगर है कार्बोनाइल ग्रुप ये। ठीक है, पंजाब वाले क्या पढ़ते हैं इसको? फार्माइल, क्योंकि प्रीफिक्स में इसको फार्माइल पढ़ा जाता है। जब हम अल्डिहाइड को पढ़ते हैं बेटा तो फार्माइल पढ़ते हैं। ठीक है, तो फार्माइल ग्रुप का मतलब ये अल्डिहाइड है। जनरल फार्मूला का होगा RCHO, ये बेटा इनका जनरल फार्मूला है, या CnH2nO। देखो CnH2nO अल्डिहाइड का क्या फार्मूला बेटा? CnH2nO। और ये कीटोन का भी फार्मूला है CnH2nO। तो अल्डिहाइड और कीटोन याद कर लो बेटा, आगे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो CnH2nO, या इस तरह लिख सकते हो आप लोग। अच्छा अब देखो इसकी एग्जांपल है ये एस्टल्डिहाइड। बेटा एस्टल्डिहाइड या इथेनल, इसका मतलब है अल्डिहाइड का जो आइपिक नेम है वो अल्केनल होता है। आइपिक नेम क्या है इसका? बेटा जो अल्डिहाइड का आइपिक नेम है वो है अल्केनल, तभी तो इसका देखो नाम आया इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, इस तरह, जिसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक सिर्फ हाइड्रोजन हो। अब आते हैं कीटोन, और जिसको आइपिक नेम में अल्केनोन पढ़ते हैं। देखो बेटा जो कीटोन है इसको क्या पढ़ते हैं आइपिक नेम में? अल्केनोन। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका? C डबल बॉन्ड O, ये है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और दोनों साइड पर लगेंगे अल्काइल ग्रुप, दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप लगेंगे। ये देखो बेटा दोनों साइड पर लगेंगे अल्काइल ग्रुप, या इनको लिखेंगे हम CnH2nO। क्या लिखेंगे? CnH2nO लिखेंगे इनको। और इसकी एग्जांपल है ये बेटा, इसकी एग्जांपल है 2-प्रोपेनोन, बेटा कीटोन के आखिर में ओन आता है, ओन का मतलब ही कीटोन है, मगर कहां पे लगा हुआ? 2 पर, 2-प्रोपेनोन, या इसको हम कहते हैं डाईमिथाइल कीटोन। डाईमिथाइल क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, ये कीटोन के गिर्द क्या लगे हुए? 2 मिथाइल ग्रुप, तो डाईमिथाइल कीटोन भी इसको पढ़ेंगे हम। और कमर्शियल नेम इसका एसीटोन भी है। तो कमर्शियल नेम क्या इसका है? एसीटोन। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसको हम आइपिक नेम में पढ़ते हैं अल्केनोइक एसिड। क्या पढ़ते हैं? अल्केनोइक एसिड।
देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को आईपिक नेम में क्या पढ़ते हैं? अल्केनोइक एसिड। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप इसका है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, या इसको लिखेंगे हम COOH, बेटा COOH। अच्छा, और जनरल फॉर्मूला का क्या होता है? RCOOH, या इसको R इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हो CnH2nO2, CnH2nO2, बेटा CnH2nO2 लिख सकते हो आप इसको। और ये सेम फार्मूला जो होता है वो ईस्टर का भी है, ये जनरल वाला लास्ट वाला ईस्टर का। और इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर एक दूसरे का आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। अच्छा, अब आते हैं इसकी एग्जांपल। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड तो आपका पढ़ा हुआ है, एसिडिक एसिड। या इथिक एसिड, एसिड। बेटा क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कहते हैं होमोलॉगस सीरीज, क्योंकि सारे जो मैं पढ़ा रहा हूं होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास बोलो या होमोलॉगस सीरीज। उसके बाद उसका फंक्शनल ग्रुप, और फिर जनरल फार्मूला, और उसके बाद इसके आखिर में बेटा एग्जाम्पल। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं ईस्टर को। अच्छा बेटा, ईस्टर का नाम है अल्काइल अल्केनोइड। देखो ईस्टर को क्या पढ़ते हैं? अल्काइल अल्केनोइड। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है C डबल बॉन्ड OR, COOR, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और ये इसको वैसे पढ़ते हैं अल्काक्सी कार्बोनाइल। बेटा ये अल्काक्सी है, देखो ये जो OR है अल्काक्सी ग्रुप है, और ये कार्बोनाइल है, उसको पढ़ते हैं अल्काक्सी कार्बोनाइल। क्या पढ़ेंगे इसको हम? अल्काक्सी कार्बोनाइल। अल्काक्सी OR है, और कार्बोनाइल कौन सा है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कार्बोनाइल पढ़ते हैं हम, अल्काक्सी कार्बोनाइल। जनरल फार्मूला इसका होता है बेटा, ये इनका जनरल फार्मूला है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हो RCOOR, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो CnH2nO2, CnH2nO2 भी लिख सकते हो। अच्छा, अब देखो इसकी एग्जांपल है। बेटा ये इसकी एग्जांपल है, और इसके अंदर ये अल्काइल ग्रुप है मिथाइल एसीटेट, ये इसका कॉमन नेम है। बेटा मिथाइल एसीटेट इसका कॉमन नेम है, ये मिथाइल है, और इसको हम क्या पढ़ेंगे? CH3 सिट्रिक एसीटेट, या इसका जो आईपिक नेम है वो होगा मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल
मिथाइल इथेनोएट। हम आगे इनके आईपिक नेम सबके पढ़ेंगे हम। अभी जस्ट आपको बता रहा हूं कि इनके नाम क्या है, जो एग्जाम्पल का जो है उनके नाम। बेटा मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। NH2। अब आते हैं बेटा प्राइमरी अमाइन। अब देखो प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है NH2। ठीक है, NH2 है। जनरल फार्मूला इनका होता है R NH2। क्या होता है बेटा, R होगा अल्काइल ग्रुप होगा, उसके साथ क्या लगा होगा, NH2 लगा होगा। अच्छा, R अल्काइल ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप लगा दो इधर तो बन जाएगा मिथाइल। क्या पढ़ेंगे इसको हम, मिथाइल अमाइन या अमाइनो, अमाइनो मीथेन। क्या पढ़ेंगे बेटा इसको, मिथाइल अमाइन या अमाइनो मीथेन। ये प्राइमरी अमाइन है। अच्छा, उसके बाद है इमीन ग्रुप होता है, मगर ये हमारे बुक में नहीं है। इमीन ग्रुप बेटा, इमीन, इमीन। अच्छा, इमीन में पता क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड NH, इस तरह का ग्रुप होगा। कार्बन होगा, डबल बॉन्ड होगा NH के साथ, इमाइनो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, R होगा NH। बेटा R होगा, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा, उसके साथ क्या होगा, कार्बन होगा, उसके साथ हाइड्रोजन होगी और डबल बॉन्ड। हाँ, इसको देखो CH3 CH, अब क्या होगा, डबल बॉन्ड NH2। इथेन, इथेन एमीन। मगर ये हमारे बुक में नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पंजाब की बुक में है ये। अच्छा, उसके बाद है बेटा एसिड हेलाइड। बेटा एसिड हेलाइड, और इसको पढ़ते हैं अल्केनॉइल हेलाइड। क्या पढ़ते हैं बेटा, अल्केनॉइल हेलाइड, अल्केनॉइल OY लगा दे। देखो एसिड हेलाइड या अल्केनॉइल हेलाइड, एसिड हेलाइड या फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इसका बेटा, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और X। कार्बन होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके साथ क्या लगेगा, X लगेगा। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है किसका, एसिड हेलाइड का या अल्केनॉइल हेलाइड का। जनरल फार्मूला इसका क्या होगा बेटा, ये इसका जनरल फार्मूला है, ये इनका क्या है, जनरल फार्मूला है। ठीक है, अब आते हैं इसकी एग्जांपल पे, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। तो क्या पढ़ते हैं इसको, एसिटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम।
बेटा एसिटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है, और आईपिक नेम इसका क्या है? इथेनॉइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? इथेनॉइल क्लोराइड। अब आते हैं एसिड अमाइड। बेटा एसिड अमाइड या अल्केन अमाइड। बेटा अल्केन अमाइड भी पढ़ते हैं इसको। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2। देखो इसका फंक्शनल ग्रुप है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2। जनरल फार्मूला इसका क्या होगा? देखो ये बेटा इसका जनरल फार्मूला है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2 इनका जनरल फार्मूला है। अब आते हैं इसकी एग्जांपल पे, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। तो कितने कार्बन हो गए इसके अंदर? तो इथेन अमाइड। 3 कार्बन होते तो प्रोपेन अमाइड, 4 कार्बन होते तो ब्यूटेन अमाइड, 5 कार्बन होते तो पेंटेन अमाइड। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? इथेन अमाइड। अच्छा अब एक और रह गया है, वो है एनहाइड्राइड। ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा एनहाइड्रेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उनमें से जब वाटर रिमूव कर देते तो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड बनता है। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड, जिसको हम पढ़ते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। बेटा एसिड एनहाइड्राइड। अब देखो किस तरह बनेगा ये, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह ये बनता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा भी लेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल। दूसरा भी मॉलिक्यूल किसका लिया हमने? कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हो गए। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, P2O5 फास्फोरस डाइफॉस्फरस पेंटॉक्साइड, और हीट देंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा। क्या होगा बेटा? वाटर रिमूव हो जाएगा। और कंपाउंड कौन सा बनेगा? देखो कंपाउंड ये वाला बन गया, देखो एसिड एनहाइड्राइड बन गया और वाटर। तो अब देखो इसका क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? बेटा फंक्शनल ग्रुप ये वाला होगा। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड। बाकी आर तो चेंज हो सकता है। अब आते हैं जनरल फार्मूला क्या होगा इसका? बेटा जनरल फार्मूला क्या होगा इसका? ये जनरल फार्मूला हो गया। एग्जांपल कौन सी होगी? अगर एसिडिक एसिड से बन रहा है तो उसको कहेंगे एसिडिक एनहाइड्रेट। बेटा एसिडिक एसिड से अगर ये एनहाइड्रेट बन रहा है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम? एसिडिक एनहाइड्रेट। और इसकी एग्जांपल ये हो जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। क्या पढ़ेंगे इसको हम? एसिटिक एनहाइड्राइड।
एसिडिक एनहाइड्रेट। तो ये फंक्शनल ग्रुप बेटा जितने भी थे हमने सारे हमने पढ़ लिए फंक्शनल ग्रुप, और ये आपको याद करने होंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर याद करेंगे अगर हम अल्कोहल फैमिली को पढ़ रहे हैं तो लाजिम बात है हमें फंक्शनल ग्रुप तो पता होना चाहिए, इसका OH फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ रहे हैं तो COH है, ईस्टर है COR है, कीटोन है CO है। तो लाजिमी बात है हम आगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो हमें इसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो इल्म होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और आगे जो टॉपिक है वो आइसोमेरिज्म आ रहा है, तो आइसोमेरिज्म के अंदर तो इस तरह का आएगा ना कि दो कंपाउंड्स होंगे जिनका जनरल फार्मूला एक जैसा हो जाता है। जनरल फार्मूला क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, मगर उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो वो क्या शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम आइसोमेरिज्म पे। बेटा टीचर जब तक दूसरा नहीं आता तब तक मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। ठीक है, अब आते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो आइसो लफ्ज का मतलब होता है सेम, और ये अहम टॉपिक भी है। देखो अगर 6 चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन निकले तो आइसोमेरिज्म से जरूर निकलेगा, या दूसरा फंक्शनल ग्रुप से, या तो फंक्शनल ग्रुप से निकलेगा या निकलेगा कहां से, आइसोमेरिज्म से जरूर क्वेश्चन आएगा। मैं बताता हूं जो 56 क्वेश्चन है उसमें सब देखें एक क्वेश्चन जरूर होगा आइसोमेरिज्म का, कोई भी एक टाइप गिवन होगी और आपको पूछा जाएगा उसके बारे में, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो आइसो का मतलब होता है सेम, और मर का मतलब होता है यूनिट। यूनिट बोलो, पार्ट बोलो, आवाज बेटा नहीं, या मालिक्यूल। देखो आइसो का मतलब है सेम, मर मतलब होता है यूनिट कह दो, पार्ट कह दो, मालिक्यूल। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट होंगी, फिजिकल या केमिकल या दोनों डिफरेंट होंगी। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स, और फिनोमेना को कहेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो टू आर मोर देन टू, टू आर मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड्स। देखो टू आर मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा दो कंपाउंड्स हैं या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल, और बोथ। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, या दोनों डिफरेंट होंगी, आर नोन एज आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड को आइसोमर्स कहते हैं, एंड फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और जो फिनोमेना है इज कॉल्ड
आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेना को क्या कहेंगे हम? आइसोमेरिज्म कहते हैं। अच्छा, आइसोमेरिज्म की बेटा दो टाइप हैं। देखो बेसिकली आइसोमेरिज्म की दो टाइप हैं। एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमारी बुक में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जिक्र है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जिक्र नहीं है। जो हमारी बुक है ना, उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एग्जांपल दी गई है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की नहीं गिवन है। ठीक है, मगर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है। तजस्सुस तो होगा ना आपको भी कि भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है। भले सिलेबस में ना भी हो, बंदे को थोड़ा कुछ आइडिया हो कि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म इस टाइप की होती है। अगर कोई एग्जांपल इस तरह की आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एग्जांपल है और ये किसकी है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एग्जांपल है। ठीक है, तो कंपाउंड्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा डिफरेंट कंपाउंड्स का, मगर उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो चेंज होंगी, फिजिकल या केमिकल, या दोनों चेंज होंगी, फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसे कंपाउंड्स आइसोमर्स कहलाते हैं। और जो प्रोसेस फिनोमेना होता है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम? आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स। अच्छा बेटा, देखो आइसोमेरिज्म की टाइप दो हैं। एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बेटा एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जो है फर्दर टाइप्स हैं। आइसोमेरिज्म, ठीक है, एक चेन आइसोमेरिज्म है, दूसरी है पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म। और एक और टाइप है टाटोमेरिज्म। देखो बेटा, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म, ये सब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स हैं। ये बेटा सभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आ जाते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो आ जाते हैं। अच्छा, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स हैं। जो बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसकी दो टाइप्स हैं स्टीरियो की। एक होता है सिस एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आवाज नहीं बेटा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
देखो एक एग्जाम टाइप है ज्यामेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म। बेटा ज्यामेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो बेटा एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म है, और जो दूसरी टाइप है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये सिलेबस में नहीं है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अच्छा सिलेबस में नहीं है, मगर कुछ कभी कभी इस तरह की कोई एग्जाम्पल आ भी सकती है, या आपको डिफरेंस मतलब डिफरेंस का पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बेसिक पॉइंट समझानी है कि कौन से कंपाउंड्स हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, या कौन से कंपाउंड्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। कम से कम ये तो पता होना चाहिए शो कौन सा कर सकता है, और ये भी पता होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं, इतना तो पता होना चाहिए। ज्यादा डिटेल में हम भी नहीं पढ़ेंगे, मगर इनको हमने डिटेल में पढ़ना है। चेन आइसोमेरिज्म को, पोजीशन को, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को, मेटामेरिज्म को, और टाटोमेरिज्म, ये जो हमने ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। अच्छा तो पहले आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। अच्छा देखो, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपकी दूसरी क्लास है उसमें मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करवा दिया है। स्ट्रक्चर आज टीचर नहीं है दूसरा, तो टीचर नहीं तो उसकी जगह पे मैं कहता हूँ कि आप वो गैप जो है वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो जब तक दूसरा, अच्छा जब तक सर मुमताज नहीं आते हैं, ठीक है, तब तक तो आप पढ़ लो ताकि वो डिफरेंस पूरा हो जाए। अच्छा आवाज तो वैसे भी बहुत ज्यादा आवाज आ रही होगी आप लोगों को। चलो माइक चेंज कर देता हूँ। हाँ नहीं पता चल जाएगा यहाँ से मुझे। उनकी बात सही है। अच्छा आवाज बेटा नहीं, देखो आवाज इतना शोर नहीं करे क्लास में, नहीं तो कल सबको बाहर बिठा देंगे फिर हम, जो है ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के साथ चल रही है आप लोगों के, जो सेल जो। अच्छा अब आते हैं बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स डिफरेंट कंपाउंड्स देखो बेटा डिफरेंट कंपाउंड्स, कंपाउंड ये डिफरेंट ही होंगे, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो कंपाउंड्स होंगे बेटा, कंपाउंड तो सेम ही होंगे,
सॉरी कंपाउंड डिफरेंट होंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम हो गया, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स की जो अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होगी इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में जो एटम की अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, और जिनकी वजह से क्या बन जाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं। अच्छा देखो एक एग्जांपल है इसकी, C2H6O, ये 2-3 बार क्वेश्चंस भी आया हुआ है कि भाई C2H6O, C2 है, H6 है और O, उसके कितने आइसोमर्स होंगे, बेटा इसके 2 आइसोमर्स हैं। देखो C2H6O के ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेंगे वो 2 बनेंगे, बेटा इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला 2 बन जाते हैं, एक है इथाइल अल्कोहल, एक है CH3CH2OH, इसके अंदर भी देखो कार्बन 2 हैं, बेटा 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, और यह है इथाइल अल्कोहल, या इथेनॉल, या इथेनॉल, और जो इसका दूसरा आइसोमर बन जाता है वो है डायमेथाइल ईथर, और इसका भी देखो कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1 है, डायमेथाइल ईथर या मीथेन। अगर इसके अंदर आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम, मॉलिक्यूलर मास सेम, परसेंटेज कंपोजिशन सेम, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा या नहीं होगा, सेम, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, सेम, मतलब ये सेम प्रॉपर्टी, सेम मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास भी लाजिम बात है सेम ही होगा, परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो बेटा उनका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, मगर डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंस किस में होगा, स्ट्रक्चर में, मेल्टिंग पॉइंट में, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, बेटा मेल्टिंग पॉइंट का फर्क होगा, बॉइलिंग पॉइंट का फर्क होगा, डेंसिटी का फर्क होगा, बिल्कुल सोल्युबिलिटी का फर्क होगा, वेपर प्रेशर का फर्क होगा, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज का फर्क होगा ना भाई, अल्कोहल की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये डिफरेंस है इसमें, बेटा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या है, फर्क है, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, परसेंटेज कंपोजिशन सेम है, और एम्पिरिकल फार्मूला इनका क्या है, सेम है, बाकी केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी ये डिफरेंस होंगी, बेटा ये डिफरेंस है, किसमें डिफरेंस है, डिफरेंस मैंने लिख दिया ऊपर, एक डिफरेंस एक बार लिखा है, आप समझ जाओगे डिफरेंस, ऐसा नहीं समझोगे इनका सारी चीजें सेम है,
केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, ये डिफरेंट होंगी, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, ये सारी चीजें क्या हैं, ये डिफरेंट है। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बेटा इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए ये ज्यादा विस्कस होगा। और ये क्या होगा, ईथर लेस विस्कस होता है, अल्कोहल क्या होता है, मोर विस्कस होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो क्या था, फर्क होगा। और बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा उनका, सेम होगा। ठीक है, तो ये आइसोमर्स हैं। अब आते हैं इनकी टाइप्स पे। अच्छा, टाइप्स में पहले आता है चेन आइसोमरिज्म। बेटा चेन आइसोमरिज्म, सोनी कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो डेफिनेशन सबके अंदर आएगी आएगी, मैं बता देता हूं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। but different number of carbon atoms in chain, या difference in length of carbon chain। बेटा कार्बन की जो चेन में लेंथ का फर्क होगा, जो लेंथ ऑफ द कार्बन चेन है वो चेंज होगी। अब देखो एक चेन, एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसके अंदर चेन के अंदर 5 कार्बन होंगे, दूसरे में 4 कार्बन होंगे, तीसरे में 3 कार्बन होंगे, तो लेंथ ऑफ द चेन का फर्क होगा। लेंथ जो होता है ना, अच्छा ये कौन कौन शो कर सकता है, अल्केन शो कर सकता है बेटा, अल्केन शो कर सकता है ये, मगर याद कर लो अल्केन वही शो करेगा जिसमें कम से कम 4 कार्बन होंगे। मीथेन तो शो ही नहीं करेगा, इथेन नहीं शो करेगा, प्रोपेन नहीं शो करेगा, कम से कम 4 कार्बन होंगे तब चेंजिंग कर सकते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, पेंटेन शो करेगा। अच्छा, तो अल्केन शो करेगा, अल्कोहल भी शो करेगा। कैसे, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। बेटा नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल में चेन में कितने कार्बन होते हैं, 4। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में कितने होते हैं, एक ब्रांच लग जाती है, तो फर्क हो गया ना। ठीक है, चेन में कार्बन की तादाद क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, और इस तरह बाकी जितने अल्डिहाइड भी शो करेगा। एक होता है ब्यूटार अल्डिहाइड, एक होता है आइसोब्यूटार अल्डिहाइड। बेटा ब्यूटार अल्डिहाइड में क्या होगा, 4 कार्बन की चेन बनेगी, आइसोब्यूटार अल्डिहाइड में क्या बनेगा, 3 कार्बन की चेन बनेगी, एक ब्रांच लग जाएगी। तो ब्यूटार अल्डिहाइड और आइसोब्यूटार अल्डिहाइड एक दूसरे का आइसोमर्स हैं, मगर कौन से, चेन आइसोमर्स, क्योंकि इसमें चेन में कार्बन की तादाद क्या हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ अल्केन नहीं शो करता, अल्कोहल भी शो करता है, अल्डिहाइड भी शो करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी शो करता है, चेन आइसोमरिज्म, क्योंकि लेंथ ऑफ द चेन का फर्क होगा। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है ना, चेन में तो फर्क आ सकता है कार्बन का। नहीं वो तो पोजीशन का हो गया, ये 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन पोजीशन का है, मगर चेन में फर्क आ सकता है अभी। ब्यूटेन की चेन में अब इस तरह करो, एक बनाओ ब्यूटेन 5 कार्बन वाला, दूसरा 4 कार्बन वाला बना लो, डबल बॉन्ड भी लगा दो, फर्क आ जाएगा। फर्क आएगा किसका, चेन में कार्बन की तादाद का फर्क आ जाएगा। तो अब देखो कौन कौन नहीं शो करता। बेटा देखो मीथेन नहीं करेगा, क्रॉस, इथेन नहीं करता, क्रॉस। अब मैं बताइए ऐसा नहीं कि आपने अपने लिए एग्जांपल, मैंने क्रॉस भी लगा दिया नहीं,
नहीं शो करेगा ये। बेटा जिनके आगे क्रॉस लगा हुआ नहीं, ये नहीं शो करेंगे। कम से कम ब्यूटेन, तो ब्यूटेन C4H10 S2 चेन आइसोमर्स। बेटा इसके हाइड्रोजन लगा था, ठीक है। अच्छा देखो ब्यूटेन C4H10 S2 चेन आइसोमर्स, ब्यूटेन के दो चेन आइसोमर्स हैं, एक है नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा एक है आइसोब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में देखो फर्क किसका है? लेंथ ऑफ द चेन का फर्क है। बेटा इसके अंदर देखो कितनी है, 4 कार्बन, इसके अंदर 3 कार्बन, लेंथ का फर्क हो गया। इसको हम कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा दूसरी बात ये है, ये सबको इस तरह को स्ट्रक्चर दिया जाता है, और आपको कहा जाता है आइसोमर्स है। नहीं है बेटा, ये 1 पे ये इस पे नहीं ब्रांच लगेगी, आप कैसे समझेगा? ये तो ब्रांच लगेगी है, लेंथ ऑफ द चेन का फर्क है, चेन में 3 कार्बन एक ब्रांच नहीं है बेटा, ये नहीं है। या इस तरह आपको दिया जाए, ये भी नहीं है, ठीक है, समझाया? नहीं 1 पर ब्रांच कभी नहीं लगती है। आप समझेंगे ब्रांच है, कोई बच्चा बना ले ऐसे, ये सेम स्ट्रेट चेन है। अब देखो बच्चों को समझना, वो चेन में 2 कार्बन 2 ब्रांचेस हो गई। बेटा 1 पर अगर 1 पर मिटा लगे तो चेन में आ जाएगा। हाँ नहीं देखो, हाँ उनमें लग सकते हैं, इनमें तो नहीं है ना, ये तो नहीं होगा ना। आप ऐसे समझिए, आप क्या किसी ब्यूटेन के आइसोमर्स इतने मैंने बना लिए, ये ब्यूटेन का आइसोमर, ये ब्यूटेन का, ये इतना आइसोमर्स, ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं बनेगा आइसोमर्स इसके। अच्छा पेंटेन, नहीं बेटा नियो ब्यूटेन नहीं होता। अच्छा नियो पेंटेन बनता है। अच्छा नियो पेंटेन बनेगा, तो पेंटेन C5H12, देखो पेंटेन C5H12 S3 आइसोमर्स। बेटा इसके 3 आइसोमर्स हैं, कौन से? चेन आइसोमर्स हैं बेटा, चेन आइसोमर्स या स्केलेटल आइसोमर्स बनेंगे। अब देखो एक है नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल में 5 कार्बन चेन में आ गए। अच्छा नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, ब्रांच लग गई। आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक है नियोपेंटेन। बेटा 2 ब्रांचेस लगी, तो चेन लेंथ ऑफ द चेन का फर्क आ गया।
नियोपेंटेन, या टू 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 डाई डाई मिथाइल मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब बेटा बेटा लालनी लाल बातें, बातें। अब बेटा बेटा एक एक डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ बॉयल्स के लॉ के बारे में। बारे में। और और बॉयल्स बॉयल्स लॉ के लॉ के अंदर अंदर हमने ये हमने ये बात बात देखी देखी थी थी कि कि बॉयल्स लॉ बॉयल्स जो लॉ जो होता है होता है वो वो हमें हमें प्रेशर प्रेशर और और वॉल्यूम वॉल्यूम के के दरमियान दरमियान रिलेशन रिलेशन बताता है। बताता है। और और इसके इसके अंदर अंदर हमने ये हमने ये देखा देखा था था कि कि बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ हमें हमें ये ये चीज चीज बताता है बताता है कि कि अगर अगर आप आप कोई कोई भी भी इस इस तरह तरह से से सिलेंडर सिलेंडर और और पिस्टन को पिस्टन को इस्तेमाल इस्तेमाल करोगे, करोगे तो तो सिलेंडर सिलेंडर और और पिस्टन को पिस्टन को इस्तेमाल इस्तेमाल करके करके आप आप हीट हीट को को वर्क वर्क में में कन्वर्ट कर कन्वर्ट कर सकते सकते हैं हैं और और वर्क वर्क को को आप आप हीट हीट में में कन्वर्ट कन्वर्ट कर कर सकते हैं। सकते हैं। इसके इसके बारे में बारे में हमने हमने डिस्कस डिस्कस किया था किया था बेटा बेटा कल। कल। ठीक है, हीट और और वर्क वर्क को को किस किस तरह तरह से हम से हम कन्वर्ट कर कन्वर्ट कर सकते सकते हैं हैं एक एक दूसरे के दूसरे के अंदर, अंदर, तो तो ये ये चीज चीज हमें हमें बताई बताई थी थी बॉयल्स बॉयल्स लॉ ने। लॉ ने। और और हमने हमने उसके उसके अंदर ये अंदर ये देखा देखा था था कि कि बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ का का जो जो ग्राफ है ग्राफ है वो वो एक एक हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक या या पैराबोलिक पैराबोलिक कर्व कर्व होता है, होता है,
जो हमें ये बात इंडिकेट करता है कि अगर आपने किसी भी गैस का वॉल्यूम आपने जीरो करना है तो उस गैस का आपने प्रेशर जो करना होगा वो इनफाइनाइट करना होगा। ठीक है। कल किसी बच्चे ने ये मुझे क्वेश्चन किया कि जीरो जब वॉल्यूम होगा तो गैस का प्रेशर कैसे इनफाइनाइट होगा। तो मैंने तो ये नहीं कहा था कि जब गैस का वॉल्यूम जीरो होगा तो गैस का प्रेशर इनफाइनाइट होगा। मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की थी। मैंने ये कहा था कि आप ऊपर से जब प्रेशर इनफाइनाइट करोगे तो गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए जो स्पेशली ऑनलाइन में होते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि हम पीडीएफ को देख के फिर उस चीज को समझ लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। हर चीज की अपनी एक एक्सप्लेनेशन होती है। अगर आप क्लास अटेंड नहीं करोगे तो फिर बाद में आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है इसके पीछे मकसद कौन सा है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप क्लास अटेंड कर लिया करें। उसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि इस चीज का सेंस क्या है, किस सेंस के अंदर ये बात की गई है। कि जैसे फिर आप कहते हो मैंने ये कहा कि प्रेशर बढ़ा के इनफाइनाइट करेंगे तो उसका वॉल्यूम जीरो होगा और आप उसको इस तरह से पढ़ रहे हैं कि जब गैस का वॉल्यूम जीरो होगा तो उसका प्रेशर कैसे इनफाइनाइट होगा। तो ये तब होता है जब आप क्लास अटेंड नहीं करते। आप जस्ट फिर पीडीएफ देखते हो और आप देखते हो कि उसके अंदर ये चीज क्यों आई, ये चीज क्यों आई। तो कोशिश करें कि आप उस चीज को अटेंड कर लें तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई चीज पता लगेगी। देखिए बेटा, आज हम करेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में कि ये चार्ल्स लॉ क्या होता है या चार्ल्स लॉ हमें किस चीज के बारे में बताता है। देखिए बेटा, सिंपल सा एक लॉ है और इस लॉ के बारे में आप ये कह सकते हैं ये जो चार्ल्स लॉ होता है बेटा, ये चार्ल्स लॉ कह सकते हैं कि गिव्स रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बेटा। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा। ठीक है। तो ये लॉ बेटा में रिलेशन बताता है किसके दरमियान ये रिलेशन बताता है बेटा। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में बताता है एट कांस्टेंट प्रेशर। सिंपल सा लॉ है, आपने पहले भी इसको पढ़ा है कि अगर किसी भी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रख के उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और ये लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन हमें ये बताता है कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज आएगी। ठीक है। तो आप इसको इस तरह इस सेंस में देख सकते हैं बेटा कि सपोज करें कि हमारे पास इस तरह से एक सिलेंडर है और उसके अंदर हमने गैस फिल की हुई है। ठीक है। आप कह लें बेटा कि इसका प्रेशर P1 है बेटा और ये हमारे पास वही सेम गैस है जिसके अंदर आप कह लें कि ये जो प्रेशर है ये P2 है। ठीक है। अब अगर आप इसको इस तरह से कहें कि P1 लेस देन P2 है। ठीक है। दोनों को आप अगर यहाँ से बेटा हीट देते हैं, इसको भी हीट देते हैं और इसको भी हीट देते हैं, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा। दोनों के वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज आएगी क्योंकि यहाँ से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका भी टेम्परेचर क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। तो अगर आप कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं लेकिन एक
सैंपल ऑफ गैस के ऊपर आपने कम प्रेशर रखा हुआ है और दूसरे सैंपल ऑफ गैस पे आपने ज्यादा प्रेशर रखा हुआ है। दोनों का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन दोनों का वॉल्यूम इक्वली नहीं बढ़ेगा। दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा जरूर, एक का वॉल्यूम V1 भी बढ़ेगा और दूसरे का वॉल्यूम V2 भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बढ़ रहा है और दोनों का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन फर्क ये है कि इसके ऊपर कम प्रेशर रखा हुआ है और दूसरे के ऊपर ज्यादा प्रेशर रखा हुआ है। तो दोनों में फर्क ये होता है, ठीक है, दोनों में फर्क ये होता है कि जिसके ऊपर ज्यादा प्रेशर कांस्टेंट रखोगे उसके अंदर इंक्रीज कम आएगी, और जिसके ऊपर प्रेशर कम होगा उसके अंदर इंक्रीज जो होगी वो ज्यादा आएगी। तो ये आप बात ध्यान में रखें कि चार्ल्स लॉ जब हमें कहता है कि वॉल्यूम, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब ये वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज ज्यादा आएगी या कम आएगी, इसको कंट्रोल कौन करेगा, प्रेशर करेगा। अगर प्रेशर आप ज्यादा रख के फिर उसको टेम्परेचर देते हो तो इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगी, कम। और अगर प्रेशर कम रख के आप उसको टेम्परेचर देते हो तो वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज ज्यादा आएगी। ठीक है, ये है चार्ल्स लॉ। ठीक है, अब इसका पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ, उसके बाद ये डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स की इसके अंदर क्या इंटरेस्ट है या हमें इससे क्या मिलता है बेटा। देखिए, आप इसका ग्राफ बेटा इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप चार्ल्स लॉ का ग्राफ बनाए बेटा इस तरह से, अगर आप इसका टेम्परेचर यहाँ पे रखते हो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर आप सेल्सियस में रखते हो बेटा, अगर टेम्परेचर आप सेल्सियस में रखते हो तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि बेटा 0 डिग्री सेल्सियस में किसी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में या सेल्सियस में मेंशन करोगे तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। और आपको पता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस में गैस का वॉल्यूम जो होता है वो 0 नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ से इसको शुरू नहीं किया। क्योंकि अगर मैं इसको ग्राफ को यहाँ से शुरू करता, इसका मकसद है गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 पे क्या हो जाता, 0 हो जाता। क्योंकि गैस का वॉल्यूम 0 नहीं होता 0 डिग्री पे, इसलिए मैंने ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया। अगर दूसरी गैस है, दोनों का वॉल्यूम आप यहाँ पे ले लेंगे, दोनों का वॉल्यूम जो है वो इक्वल है। यहाँ पे ये V2 है और ये V1 है, तो दूसरे का ग्राफ जो होगा बेटा वो इस तरह से बनेगा। जिसका प्रेशर P1 है उसका ये ग्राफ बनेगा, जिसका प्रेशर P2 है उसका ग्राफ ये बनेगा। क्योंकि जिसका प्रेशर P1 है ना बेटा उसके अंदर एक्सपेंशन क्या आएगी, ज्यादा, इसलिए उस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा। और जिसका प्रेशर P2 कम है ना बेटा उसका स्लोप क्या आएगा, ये आता है स्लोप बेटा। आप कह सकते हैं ये ग्राफ का स्लोप होता है बेटा। यहाँ से अगर आप इसको बनाए सवाल किया ना ऑनलाइन वालों ने, तुमने कब तो ये बेटा इसकी स्लोप की एंगल होती है। अगर कम प्रेशर पे आप किसी भी गैस को टेम्परेचर दोगे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो ज्यादा बढ़ेगा। और अगर ज्यादा प्रेशर पे बेटा, अगर ज्यादा प्रेशर पे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या बढ़ेगा बेटा, कम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चार्ल्स लॉ का ग्राफ है। ये किसके अंदर मैंने टेम्परेचर मेंशन किया हुआ 0 पे, सेल्सियस पे। और अगर सेल्सियस पे आप यहाँ से ग्राफ बनाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि गैस का वॉल्यूम जो होगा वो 0 के ऊपर क्या हो जाएगा, 0, और ये नहीं होता। अगर आप केल्विन के अंदर बनाओगे तो ये बनाओगे केल्विन के अंदर। अगर आप केल्विन के अंदर बनाओगे तो बेटा केल्विन के अंदर आप इस तरह से बनाओगे। अगर आप यहाँ पे बनाते हो बेटा 0 केल्विन, ठीक है, और टेम्परेचर किसमें आप एक्सप्रेस कर रहे हो बेटा, केल्विन के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हो।
इस तरह से बेटा आप कर सकते हैं कि फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ये प्रेशर P1 होता है और ये प्रेशर P2 होता है। दोनों का स्लोप देखें, इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप क्या है बेटा, ज्यादा है। तो ग्राफ के अंदर फर्क महसूस करना है बेटा कि ग्राफ के ऊपर जो ये पैरामीटर्स दिए गए केल्विन के अंदर दिए गए या सेल्सियस, क्योंकि आपको पता है 0 केल्विन पे किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ग्राफ के अंदर एहतियात करना है कि ग्राफ जो होता है वो किसके रीडिंग में दिया गया है। अगर सेल्सियस की रीडिंग में दिया हुआ है तो वो ओरिजिन से शुरू नहीं होगा ग्राफ। अगर ओरिजिन से शुरू किया गया है तो गलत किया गया है। अगर केल्विन के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ है तो केल्विन के अंदर जब टेम्परेचर दिया गया होता है तो ग्राफ को आप कहाँ से शुरू करोगे, तो ग्राफ को आप ओरिजिन से शुरू करोगे, क्योंकि 0 केल्विन पे किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो सिंपली अगर आप इसको कहें तो आप ये कह सकते हैं कि चार्ल्स लॉ में बताता है कि किसी भी गैस को अगर आप कांस्टेंट, किसी भी गैस को अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे रखोगे और उसको अगर आप हीट दोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर उससे हीट लोगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। मीन्स बात वही है कि जैसे बॉयल्स लॉ के अंदर जब हम वर्क देते हैं तो वो हीट की सूरत में बाहर आता है, जब उसको हम हीट देते हैं तो वो वर्क की सूरत में बाहर आता है। मीन्स बॉयल्स लॉ हमें फिजिक्स के हिसाब से कौन सा रिलेशन बता रहा है, वर्क का और हीट सप्लाइड का। बॉयल्स लॉ कहता है आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को इस तरह से हीट दोगे, वो वर्क में चली जाएगी, वर्क दोगे वो हीट में चला जाएगा और ये 100% कन्वर्शन होगी। अब ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है अगर आप हीट दोगे तो वो वर्क में जाएगी, लेकिन अगर उसका प्रेशर ज्यादा होगा तो वो हीट आपको कम वर्क देगी। और अगर प्रेशर कम होगा तो वही हीट आपको क्या देगी, ज्यादा। क्योंकि बेटा आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, चेंज ऑफ वॉल्यूम पे। वर्क का फार्मूला आपने पढ़ा होगा पेंसिल टेस्ट के, वर्क होता है P डेल्टा V। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको हीट दोगे, अगर आप इसको हीट देते हो, इसका प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा चेंज हुआ है बेटा। वॉल्यूम अगर ज्यादा चेंज हुआ है तो आपकी हीट में ज्यादा वर्क आपको दिया है। इसका प्रेशर कौन सा है, इसका प्रेशर ज्यादा है, मीन्स इसका वॉल्यूम के अंदर चेंज क्या आई है, कम आई है। तो मीन्स आपकी कम हीट किसमें गई है, वर्क में गई है। ठीक है, तो ये लॉज आपको हीट और वर्क के दरमियान रिलेशन भी बताते हैं। ये आपको बताते हैं कि अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर आप ज्यादा प्रेशर कांस्टेंट रख के फिर अगर उसको हीट दोगे तो आपकी हीट से आपको कम वर्क मिलेगा। अगर आप कम प्रेशर रख के हीट दोगे तो आपकी हीट से आपको ज्यादा वर्क मिलेगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क किस पे डिपेंड करता है, चेंज ऑफ वॉल्यूम पे। और चार्ल्स लॉ कहता है अगर ज्यादा प्रेशर रख के आप किसी भी गैस को टेम्परेचर दोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो ये होता है बेटा हमारे पास चार्ल्स लॉ, जो हमें बताता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। आप देख सकते हैं बेटा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं बेटा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन।
इसके बाद बेटा हम करेंगे जनरल गैस इक्वेशन। कि ये जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा? देखिए आपको पता है कि ये वो इक्वेशन होती है जो इन लॉज को मिला के बनाई जाती है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, आपको पता है प्रेशर लॉ भी होता है, गैलिलियस लॉ होता है। तो ये मुख्तलिफ लॉज होते हैं। जो वो प्रेशर लॉ होता है वो प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन बताता है। वो लॉ कहता है अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम आप कांस्टेंट रखोगे और उसके बाद अगर उसका आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होता है? P2 अपॉन T2 होता है उसके अंदर। अब वो लॉ है नहीं यहाँ पे तो डिस्कस हम नहीं कर रहे इसको, लेकिन आपको सिंपल वो लॉ भी है। वो लॉ कहता है अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रख के उसको आप हीट दोगे तो जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो तीसरा लॉ है अपने पास है नहीं इसलिए इसको डिस्कस नहीं करते। तो इन सब लॉज को मिला के एक जनरल इक्वेशन बनाई गई है जो पूरी गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। तो ऐसी इक्वेशन जो पूरी गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करे, ऐसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है? जनरल गैस इक्वेशन कहा जाता है। और जो तीनों पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन बताती है, प्रेशर के दरमियान, वॉल्यूम के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान। आप कह सकते हैं बेटा कि ये जो होती है हमें बेटा गिव्स रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बेटा। और ये इक्वेशन आपको पता है बेटा PV इज इक्वल टू होती है बेटा nRT। और यहाँ पे R जो होता है बेटा ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बेटा। आप इसको कह सकते हैं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हर गैस के लिए सेम होती है। 8.31 होती है मेरे ख्याल में। तो ये जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और हर गैस के लिए एक ही होती है बेटा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास गैस लॉज हो गए। अब इसके बाद जो है बेटा हमारे पास इसके बाद बेटा ये जो हमारा हमने जो यहाँ तक जो चीजें पढ़ी है इन चीजों के अंदर बेटा जो पुराना PMC का सिलेबस था, अब नया तो जब आएगा तो डिस्कस करेंगे उस बात को PMC क्या करती है या उसका क्या तरीका होता है। वो जब आएगा तो ये बंदा उसके ऊपर कमेंट कर सकता है। लेकिन जो पुराना पैटर्न था उसके अंदर अगर हम देखें तो जो हमने ये चीजें पढ़ी है इसमें इंटरनल एनर्जी जो थी वो पुराने PMC के सिलेबस में शामिल थी, जबकि उसके सिवा बाकी जो चीजें थी वो पुराने सिलेबस के अंदर शामिल नहीं थी। बाकी चीजें हमने इसलिए पढ़ी है क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पे कह रहे कि टेस्ट होगी और प्रोविंशियल लेवल पे जब टेस्ट होती है तो पूरे बुक्स होते हैं, उनके अंदर कोई सिलेबस नहीं होता। जैसे केपी के अंदर भी ऐसा ही था, जो पुराना तरीका था केपी के अंदर, वहाँ पे भी पूरे बुक्स होते थे। सिंध के अंदर भी पूरे बुक्स होते थे सिवाय पंजाब के। पंजाब के अंदर UHS जो थी वो अपना पहले भी सिलेबस देती थी। ठीक है, अब UHS का पहले वाला सिलेबस भी बड़ा होता था, PMC की तरह छोटा नहीं होता था। तो जो सिलेबस का कॉन्सेप्ट कह रहे हो वो प्रोविंशियल लेवल पे नहीं होता सिलेबस का कॉन्सेप्ट। और सिलेबस का कॉन्सेप्ट जो ज्यादा आया था वो कोविड की वजह से आया। ठीक है, कोविड नहीं है तो मैं भी पूरे बुक्स हो इसलिए हम सब चीजों को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कुछ भी हमने पढ़ा था इसमें जो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, जो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था वो तो रिलेटेड है, बाकी जो टॉपिक्स है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब जो आगे हम पढ़ेंगे
इसके अंदर इससे आगे जो चीजें हम पढ़ेंगे वो सब की सब पुराने सिलेबस के अंदर भी मौजूद थी। इससे आगे जो चैप्टर का हिस्सा है काइनेटिक थ्योरी से आगे, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर के जो ये वाला हिस्सा है ये फुल पुराने पीएमसी के सिलेबस के अंदर मौजूद था। ठीक है, तो अब इसके बाद बेटा हमारे पास है काइनेटिक थ्योरी। अब काइनेटिक थ्योरी बेटा थ्योरेटिकल है, इसको हमने जो है वो पढ़ना होगा बुक से, तो मैंने पिक्चर लगाई है, पिक्चर से पढ़ लेते हैं बेटा। देखिए बेटा, इसके बाद है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें बताती क्या है? देखिए बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें ये बताती है कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर क्या होता है, वो हमें मॉडल फराहम करती है कि जिस चीज को आप गैस कहते हो उस गैस का बिहेवियर क्या होता है, वो गैस या उस गैस के मॉलिक्यूल्स क्या बिहेवियर रखते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में काइनेटिक थ्योरी हमें एक मॉडल प्रोवाइड करती है। काइनेटिक थ्योरी हमें ये बताती है कि कोई भी जो गैस होती है उस गैस का बिहेवियर ये होता है। तो गैसेस के बिहेवियर के बारे में हमें काइनेटिक थ्योरी बताती है। अब इसकी 5-6 पॉइंट्स हैं जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, इनको हम बुक के ऊपर जो है वो देखते हैं कि बुक के अंदर इन चीजों के बारे में क्या कहा गया है। देखिए बेटा, आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ये बेटा पहले 2 पॉइंट्स लेते हैं इसके अंदर। बुक के अंदर बेटा आपके पास बुक होगा, तो उस बुक को जो है वो देख लें कि बुक के अंदर ये चीजें लिखी हुई है बेटा। देखिए बेटा, इस काइनेटिक थ्योरी की जो पहली बात होती है, काइनेटिक थ्योरी की जो पहली बात होती है वो ये पॉइंट कहती है, a gas consists of particles called molecules बेटा। कि गैस के अंदर क्या होते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये गैस की नेचर पे डिपेंड करता है कि उसके मॉलिक्यूल में एक एटम है, उसके मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, या उसके मॉलिक्यूल के अंदर 2 से भी ज्यादा एटम्स है। दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस। तो डिपेंडिंग ऑन द गैस, each molecule will consist of an atom or a group of atoms. ठीक है, all the molecules of a gas in a stable state। बेटा यहाँ पे कहा गया stable state। अब ये stable state क्या होती है बेटा? stable state का मकसद होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जब गैस का होता है। आपको पता है जब गैस का नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, सपोज करें आपके पास एक सिलेंडर है और उसके अंदर एक गैस फिल्ड है। अगर उस सिलेंडर का प्रेशर और टेम्परेचर नॉर्मल है तो उस गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक जैसे माने जाएंगे। अगर उस गैस वो डायटोमिक गैस है तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो डायटोमिक ही कंसीडर किए जाएंगे। और अगर उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर 2 से ज्यादा एटम्स हैं तो आप उनके बारे में कहोगे कि उस गैस के सब मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिकल माना जाता है। किसके ऊपर? स्टैंडर्ड कंडीशंस, एसटीपी कह ले या जो है वो एनटीपी कह ले। ठीक है, आप उसके अंदर ये कहोगे कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो होते हैं उनके ऊपर जो गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं। लेकिन अगर प्रेशर टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होते तो गैसेस अनस्टेबल हो जाती हैं और उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ हो सकती है। हो सकता है फिर किसी का मॉलिक्यूल टूट गया हो, कहीं पे एक एटम हो, कहीं पे 2 एटम हो मॉलिक्यूल के अंदर और कहीं पे 3 एटम हो मॉलिक्यूल के अंदर। तो अगर नॉर्मल कंडीशंस नहीं है तो गैस के सब मॉलिक्यूल एक जैसे हों ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं तो फिर गैस के मॉलिक्यूल्स का एक जैसा होना जरूरी होता है। ठीक है, तो बेटा आप ये कह सकते हैं गैस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग ऑन द गैस
each molecule will consist of an atom or a group of atoms. All the molecules of a gas in a stable state are considered identical. Any finite volume of a gas consists a very large number of these molecules. क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल छोटे होते हैं और थोड़ी सी गैस में भी इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है. This assumption is justified by experiments at standard conditions. There are 3 into 10 power 25 molecules in a cubic meter. बेटा अगर आपके पास एक क्यूब है इस तरह से, कि अगर आपके पास इस तरह से क्यूब है और इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट बेटा, लेंथ, विड्थ और इसका वॉल्यूम जो होता है बेटा ये 1 मीटर क्यूब है. अगर इसके अंदर गैस को जबरदस्ती बेटा कंप्रेस नहीं किया गया, नॉर्मल है, मीन्स ये इसके ऊपर आपने जबरदस्ती इसके अंदर गैस भरी नहीं है या इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं किया कि इसमें से गैस निकल जाए. क्योंकि अगर किसी भी चीज के अंदर गैस रखे उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस उसे एस्केप कर जाएगी. अगर आप उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो आप गैस को कंप्रेस करके और भी गैस उसके अंदर फिल करते. जैसे ये घर के अंदर एलपीजी के सिलेंडर होते हैं, इसके अंदर देखें बहुत प्रेशर से गैस फिल की जाती है. तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है. अगर नॉर्मली आपके पास कोई क्यूब हो जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो या कोई ऐसी चीज हो जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, उसके अंदर जितनी भी एयर, नॉर्मल एयर भरी होती है, तो उसके अंदर कितनी मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है? 3 into 10 power 25 मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा. अब आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा. अब देखिए बेटा ये इसकी जो है वो बेटा ये तीसरी पॉइंट है इसकी. अब ये तीसरी पॉइंट ये होती है कि the molecules are separated by distance large as compared to their own dimensions बेटा. देखिए बेटा आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर किसी भी किस्म की फोर्स नहीं लगाते. तो बेटा हमने ये पढ़ा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर मास होता है. तो मास की वजह से उन दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या करना चाहिए? फोर्स लगानी चाहिए. लेकिन वो मास की वजह से भी फोर्स नहीं लगाते. अब इसका क्या रीजन है बेटा? देखिए आपको पता है ग्रेविटी जो होती है वो तो इन्फिनिटी पे जीरो होती है. फिर गैस मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस आपको इनफाइनाइट तो नहीं लगता. फिर उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हम क्यों मानते हैं? देखिए बेटा इन्फिनिटी की इंटरप्रिटेशन हम गलत लेते हैं. यहाँ पे फिजिक्स के अंदर जब हम कहते हैं डिस्टेंस इनफिनाइट है तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में मून देखते हैं तो मून के दरमियान डिस्टेंस और टेलीस्कोप के दरमियान डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है. लेकिन हम उसको इन्फिनिटी मानते हैं. इसलिए इन्फिनिटी मानते हैं कि जो टेलीस्कोप के अंदर लेंस होता है उस लेंस की फोकल लेंथ के मुकाबले में अगर डिस्टेंस बिटवीन मून एंड लेंस देखें तो उस लेंस की फोकल लेंथ बहुत छोटी है, जबकि लेंस के दरमियान और मून के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है. और उस लेंस की साइज बहुत छोटी महसूस होती है एज कंपेयर्ड टू द मून. इसलिए हम क्या कहते हैं कि ऐसा डिस्टेंस जो किसी भी चीज की अपनी साइज के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो तो उसको आप क्या कहते हैं? इन्फिनिटी मानेंगे. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो मॉलिक्यूल्स ले लें, दो मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स,
और उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, क्योंकि मॉलिक्यूल की साइज के मुकाबले में उन मॉलिक्यूल्स की साइज के मुकाबले में उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे सन है, अगर सन का अपना डायमीटर देखें तो सन के डायमीटर के मुकाबले में सन की रोशनी जहां तक पहुंच रही है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर सन की जितने एरिया के अंदर लाइट पहुंच रही है उस एरिया को आप कंपेयर करो सन की साइज से, तो सन की साइज आपको बहुत छोटी लगेगी उस रोशनी के पहुंचने के एरिया के मुकाबले में जिस एरिया के अंदर रोशनी पहुंच रही है। इसलिए हम कहते हैं कि सन जो होता है वो पॉइंट सोर्स होता है। सन को हम पॉइंट सोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सन की रोशनी जितने डिस्टेंस पे पहुंच रही है वो सन की अपनी साइज के मुकाबले में बहुत छोटा है। इसलिए अगर आप मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल की अपनी साइज बहुत छोटी होती है, लेकिन दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल की साइज के मुकाबले में मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा है। इसलिए हम कहते हैं कि उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाती है, जीरो मानी जाती है। ठीक है, तो ये होता है बेटा द मॉलिक्यूल्स आर कंपेयर्ड बाय द डिस्टेंस एज लार्ज एज कंपेयर्ड टू देयर ओन डायमेंशंस। द डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल कंसीडर्ड एज अ स्फीयर is about 3 into 10 power minus 10। ये ऑर्डर होता है बेटा, ये होता है ऑर्डर बेटा। ऑर्डर होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर एंगस्ट्रम होता है बेटा। देखिए बेटा, आपको पता है कि कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। नीचे ऑप्शन लिखे होते हैं 10 पावर माइनस 10 माइनस 11। हम समझते हैं ये 3 तो ही नहीं, मीन्स ऑप्शन गलत है। 3 की हैसियत नहीं होती, हैसियत पावर की होती है। 10 के पावर की हैसियत होती है। अगर 3 आगे लिखा हुआ है ठीक है, नहीं लिखा हुआ कोई मसला। 10 पावर माइनस 10 भी लिखा हुआ है ना, मीन्स ये ऑर्डर है। पावर ऑफ 10 को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर बनता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड मैटर करता है बेटा। ठीक है, तो ये होता है बेटा चौथी पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन एंड विद वेरियस स्पीड्स। बेटा देखिए, इसमें कहा गया है कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स तो है ही नहीं, तो वो रैंडम मोशन में होते हैं। लेकिन सब मॉलिक्यूल की स्पीड इक्वल नहीं होती। ठीक है, आप ये कहेंगे यहाँ पे जो इस रूम के अंदर एयर फिल्ड है इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब मॉलिक्यूल्स के बारे में आप ये कह सकते हैं कि सब मॉलिक्यूल्स की स्पीड इक्वल नहीं है। सब मॉलिक्यूल्स की स्पीड अनइक्वल है, किसी की ज्यादा होती है और किसी की क्या होती है बेटा, कम होती है। मेकिंग इलास्टिक कोलिजन विद वन अनदर। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ इलास्टिक कोलिजन करते हैं। बेटा इलास्टिक कोलिजन हमेशा तब होती है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। अगर मॉलिक्यूल के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होती तो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से कोलाइड करते तो उनकी कोलिजन को आप इलास्टिक नहीं कह सकते। बेटा आपने चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा इलास्टिक कोलिजन के अंदर कि अगर हमारे पास इस तरह से दो बाल आ रहे हैं, ये दो बाल जब आपस में कोलिजन करते हैं इस तरह से तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। इनकी कोलिजन इलास्टिक कब होगी? इनकी कोलिजन इलास्टिक तब होगी जब फ्रिक्शन जो होगी वो जीरो होगी। ठीक है, आपको पता है फ्रिक्शन तो जीरो नहीं होगी, किसी भी चीज की फ्रिक्शन जीरो हो सकती है, लेकिन फ्रिक्शन जीरो न होने के बावजूद भी हम कहते हैं कि इलास्टिक कोलिजन होती है।
तो बेटा इसके लिए एक पैरामीटर हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ये बाल किसी ऐसी चीज के ऊपर मूव कर रहे हैं जिस सरफेस की फ्रिक्शन बहुत थोड़ी हो, लेकिन जब वो आपस में टकराए तो टकराने से उनके दरमियान जो आपस की फोर्सेस लगे, इसको कहा जाता है म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन। तो जो म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस लगे वो फ्रिक्शन के मुकाबले में अगर बहुत ज्यादा हो, फ्रिक्शन बहुत थोड़ी हो और आपस में लगने वाली फोर्सेस क्या हो, ज्यादा हो, तो भी आप कहोगे कि ये बुलियन कौन सी है, इलास्टिक। तो इसी तरह से अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है वो न होने के बराबर होती है। इसलिए जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के दौरान जो वो फोर्सेस लगाते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है वो क्या होती है, वीक होती है। इसलिए आप इसको क्या कह सकते हो, इसलिए आप इसको कहोगे कि ये जो इनकी कुलियन है ये कौन सी है, इलास्टिक है। अगर इनके दरमियान स्ट्रांग हो जाए जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स की होती है तो उनके अंदर आप इलास्टिक नहीं कहते, आप इलास्टिक किसके दरमियान कहते हो, गैसेस के दरमियान, क्योंकि गैसेस के दरमियान जो फोर्सेस है वो क्या है, वीक है और उनकी अपनी फोर्सेस क्या होती है, स्ट्रांग होती है। जब अपनी फोर्सेस स्ट्रांग हो और बाकी फोर्सेस वीक हो तो हम कहेंगे वो कुलियन कौन सी बन जाएगी, वो कुलियन इलास्टिक बन जाएगी। इसलिए इलास्टिक कुलियन, ठीक है। The molecules move in all directions and with the various speeds, making elastic collision with one another and with the walls of the container. The walls of the container can be considered perfectly smooth. Perfectly smooth का मकसद है दीवार भी किसी भी किस्म की फोर्स नहीं लगाती। Molecules exert no forces on one another except during collision. मॉलिक्यूल बाकी फोर्सेस नहीं लगाते, लेकिन जब वो कोलाइड होते हैं तो क्या लगाते हैं, फोर्सेस लगाते हैं। Therefore, in between collision with another molecules or with the walls of the container and in the absence of external forces they move freely in straight lines. क्योंकि उनके दरमियान कोई और फोर्सेस होती नहीं है, इसलिए उनकी मोशन जो होती है वो लीनियर मोशन होती है, रेक्टिलिनियर मोशन होती है। क्योंकि किसी भी चीज की मोशन को कर्व बनाने का, किसी भी बॉडी की मोशन को कर्व कौन बनाता है, फोर्स बनाती है। सर्कुलर मोशन कर्व क्यों होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। जब इनके दरमियान कोई फोर्स नहीं है तो जब ये कोलाइड करेंगे तो डायरेक्शन तब्दील करेंगे, लेकिन कुलियन के दरमियान एक कुलियन और दूसरी कुलियन के दरमियान ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा आपको पता है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लॉस जो आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े हो रेक्टिलिनियर मोशन की इक्वेशन चैप्टर 3 के अंदर, ये इक्वेशन तब लगती है जब किसी भी चीज की स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत थोड़ी है। क्योंकि आपको पता है जब किसी भी चीज की स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उस चीज के ऊपर ये इक्वेशन नहीं लगती जो आप चैप्टर 3 के अंदर पढ़ के आए। न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज नॉट वैलिड for the objects moving with the speed comparable to the speed of light. इसलिए अगर हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लॉ लग सकते हैं, इसका मकसद है कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड हाई जरूर है, मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज्यादा जरूर है, लेकिन एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा नहीं है। लाइट के मुकाबले में मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज्यादा कम है, इसलिए आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लॉस को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये काइनेटिक थ्योरी है बेटा। अब इसके बाद हमारे पास है प्रेशर ऑफ गैस, इसकी इक्वेशन बड़ी बनेगी इंशाल्लाह। कल जो है वो हम डिस्कस करेंगे प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है।